हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक बलगतिकी और आज अपन करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। चलो टॉपिक को स्टार्ट करें। देखिए पहला सवाल, रासायनिक बलगतिकी मतलब केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तीव्र अभिक्रियाओं का। बिल्कुल नहीं, तीव्र अभिक्रियाओं को अपन अध्ययन कर ही नहीं सकते। ये रिएक्शन कुछ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। मंद अभिक्रियाओं का, अति मंद अभिक्रियाओं का, इनका अध्ययन भी नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इनका अध्ययन भी नहीं कर सकते। अपन अध्ययन किसका करते हैं? अपन करते हैं मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन। मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत। अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल अपना यह है कि अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखते समय, जब आप किसी रिएक्शन का वेग समीकरण लिखोगे, रेट समीकरण लिखोगे, तो उस समय अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन को दर्शाते हैं। ये भाई ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, तो ये आगे रिएक्शन बन रहा है सी प्लस बी। ये क्रियाकारक है, वो है उत्पाद। अब ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, तो और अपन लिखेंगे ए की सांद्रता, तो हम लिखेंगे डी ए बट्टा डी टी। लेकिन जब भी आप क्रियाकारक का रेट ऑफ लिखोगे तो उससे पहले चिन्ह लिखोगे माइनस का। अब मन में सवाल आया माइनस का क्यों लिखोगे? इसका कारण यह है कि जब क्रियाकारक की सांद्रता घटेगी, जब क्रियाकारक की सांद्रता कम होगी तभी तो उत्पाद बनेगा। तो इसीलिए ये जो माइनस का चिन्ह है ये बता रहा है कि समय के साथ सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। किसकी? समय के साथ क्रियाकारक की सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। तो सांद्रता का परिवर्तन किससे दर्शाते हैं? तो ध्यान रखना, ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। ये आपका आंसर रहेगा। अभिक्रिया के वेग समीकरण लिखते समय अभिकारकों की सांद्रता को, परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं? नेगेटिव साइन से दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल देखिए। सवाल अपना यह है कि निम्नलिखित में से अभिक्रिया का, रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का वास्तविक वेग कहलाता है। किसका? कौन सा? किसको अपन वास्तविक वेग कहेंगे? क्या औसत वेग को वास्तविक कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये नहीं हो सकता। तीव्र वेग को वास्तविक वेग कहेंगे? नहीं, ये भी नहीं है। छद्म वेग को वास्तविक वेग कहेंगे? ये भी नहीं है। अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होता है वो होता है तात्क्षणिक वेग। किसी भी क्षण आपको अभिक्रिया का वेग देखना हो तो उसका पता किससे चलता है? तात्क्षणिक वेग से। तो इसका मतलब किसी समय अभिक्रिया का वेग देखोगे तो उसे अपन कहेंगे वास्तविक वेग। क्या कहेंगे? रियल वेलोसिटी, रियल रेट ऑफ रिएक्शन, वास्तविक वेग। और इस वास्तविक वेग का पता किससे चलेगा? तात्क्षणिक वेग से। किससे चलेगा? तात्क्षणिक वेग से। तो इस प्रश्न का जो अपना आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आपका डी। कौन सा रहेगा? डी। अगला सवाल देखते हैं। देखिए भैया अगला सवाल। सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल ये है, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये कह रहा है कि जब आप अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हो तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए नंबर एक, क्या वेग बढ़ जाता है, वेग घट जाता है? पहले वेग घटता है फिर वेग बढ़ता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपने पढ़ा है और मैं थोड़ा आपको बता देता हूं इसको ऊपर करके। सांद्रता का प्रभाव,
वेग जो है वो सांद्रता के समानुपाती है। वेग का मतलब है यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो समानुपाती है किसके? सांद्रता के समानुपाती है। सांद्रता के किसी भी क्रिया के सांद्रता क्या है? समानुपाती होगी। इसका मतलब सांद्रता बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसको बढ़ाओगे, सांद्रता में आप वृद्धि करोगे तो ऑटोमेटिक कौन बढ़ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अपने ऊपर वाले जो प्रश्न का आंसर है वो क्या रहेगा? ऊपर वाले प्रश्न का अपना आंसर रहेगा ये, वेग बढ़ जाता है। ध्यान रखें, इसका आंसर रहेगा वेग बढ़ जाता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सवाल ये है, स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग रहता है। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग है क्या। तो किसे कहते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग? डीसी बटा dt, मतलब सांद्रता में परिवर्तन बराबर है के और ए की पावर 0। ए की पावर 0 का मतलब होता है जब सांद्रता कितनी हो? ए की पावर 0 का मतलब सांद्रता कितनी हो? 1 हो, मतलब इकाई हो। जब सांद्रता इकाई है तो डीसी बटा dt क्या रहेगा? जाएगा भाई, वो बराबर हो जाएगा वेग नियतांक के। और अभिक्रिया का वेग नियतांक के जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है अभिक्रिया के वेग पर। जब सांद्रता इकाई है तो अभिक्रिया का वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। और ये तापमान पर क्या करता है? निर्भर करता है। अपने दिमाग में बैठा लो तुम, तापमान पर डिपेंड है ये बात। तापमान यदि कांस्टेंट है, अभिक्रिया का वेग भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा अपने आंसर नंबर बी, स्थिर, कांस्टेंट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल अपना ये रहा, देखिए अभिक्रिया है एक A+2B। कौन सी रिएक्शन है? एक रिएक्शन है A+2B और ये आगे बना रही है प्रोडक्ट के लिए वेग कांस्टेंट ये दे रखा है, वेग स्थिरांक ये दे रखा है R बराबर, दोबारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? देखो इसने दे क्या रखा है? इसने दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन, या R दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, या नहीं दे रखा तो हम निकाल लेंगे, बराबर है के ए की पावर कुछ नहीं लिख, और आगे बी की लिखेंगे अपन, लिखेंगे 2। तो कोटि क्या होगा? ऑर्डर। ऑर्डर होता है क्रिया कारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग। यहां सांद्रता कितनी है? 1+2। कितनी है? 1+2, और 1+2 कितनी होती है? 3। तो यहाँ ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ ऑर्डर हो जाएगा आपका 3। अभिक्रिया की कोटि कितनी ऑर्डर की हो जाएगी? 3 कोटि की हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बढ़िया सवाल है भाई, देखिए आराम से देखिए, आप आपकी समझ में भी आएगा। ये सवाल ये है कि निम्नलिखित अभिक्रिया समीकरण के लिए अभिक्रिया की कोटि के संदर्भ में सही तथ्य है। आगे एक रिएक्शन दे रखी है और उसमें कोटि के संबंध में कौन सा कथन सही है वो बताना है कि N1A प्लस N2B और आगे बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या अभिक्रिया की कोटि N1 और N2 के बराबर होगी? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिनमें अभिक्रिया की कोटि इनकी सांद्रताओं की इनकी सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर होती है, बट उसमें कभी कभी ऑर्डर 0 भी आ जाता है। कब? जब वो किसके प्रेजेंस में उपस्थित हो? सूर्य के प्रकाश में। तो ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। अभिक्रिया की कोटि बराबर नहीं हो सकती, ये भी सही बात है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होती। तीसरा सवाल, तीसरा इसका ऑप्शन है कि अभिक्रिया की कोटि N1 प्लस N2 के बराबर हो भी सकती है और N1 प्लस N2 के बराबर नहीं भी हो सकती। ये बिल्कुल राइट आंसर है कि भाई आप ये नहीं कह सकते कि
घातांकों के योग के बराबर ही होगी। बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिनमें अभिक्रिया की कोटि 0 होती है, लेकिन उनकी सांद्रताओं के घातांकों का योग कुछ होता है, बट ऑर्डर उनका कितना होता है? 0। आगे बात करेंगे उसके ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तब। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है? कौन सी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है? उसमें एक चीज नहीं लिख रखी, मैं वो लिख देता हूं। ये जो रिएक्शन है वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो अब हम सब ऑप्शन को देखते हैं अपन। ऑर्डर 0 किसका है? पहला ये भी नहीं है, CH3 ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। यहाँ क्या है? प्रकाश की उपस्थिति। इसको याद रखना भाई, H2 + Cl2 जब भी आपस में रिएक्शन करके प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, तब इसका ऑर्डर कितना होता है? 0। मतलब ये रहेगा R = K0, और आगे मैं लिख रहा हूं H2 की पावर 0, और यहां लिख रहा हूं मैं Cl2 की पावर 0। तो यहां इसका ऑर्डर आएगा R बराबर, इसकी जो कोटि आएगी ऑर्डर बराबर आएगा 0 + 0 = 0। इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। अच्छा, इसका ऑर्डर 0 क्यों है? क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। बाकी में देख लो कहीं नहीं लिखा। जो रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो, उन सभी रिएक्शंस का ऑर्डर कितना होता है? 0। ये अपवाद ही अपने आप में। ओके, अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है, आएगा समझ में। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A + B C के लिए वेग दर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। इसका मतलब है वेग, या इसे आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। देखते हैं अपन, है क्या वो लिख लेता हूं मैं। रिएक्शन क्या दे रखी है इसने? रिएक्शन दे रखी है A + B, और ये बदल रही है C में, और अगले ने पहले ही कह रखा है इसका ऑर्डर 0 है। तो अपने इसको क्या लिखेंगे? R = A की पावर 0, हम लिखेंगे B की पावर 0। ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन क्या है? सही। आप देख लो, R का मतलब यहां दर है, रेट है मतलब दर, रेट है, या इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं दर। ऑप्शन में दर है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? अपना इसके अनुसार ऑप्शन अपना A सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अगला सवाल देखते हैं। बढ़िया सवाल भाई ये भी, अब देखिए समझ में आएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर नियतांक का मात्रक है। देखो क्या है इसका मात्रक। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं कोटि निकालने के लिए। कोटि जब भी निकालो तो आप ऐसे निकालोगे, मतलब जब आपके पास कोटि हो तो उस कोटि से आपको मात्रक निकालना हो। यहाँ n का मान दे कितना रखा है? n का मान अगले ने दे रखा है कि 0 है, ऑर्डर 0 है। और मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि मात्रक कैसे निकालते हैं। ऑर्डर अपना 0 दे रखा है, तो अपन मात्रक हैं सांद्रता की पावर 1 - n और बटे समय। आप n = 0 रखो, n = 0 रखोगे तो मात्रक आ जाएगा ना आपका। मात्रक आएगा आपका, सांद्रता को मैं लिख सकता हूं मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर की पावर कितनी आ जाएगी? 1। और समय ऊपर जाके समय का मात्रक होता है सेकंड, तो सेकंड की पावर कितनी आ जाएगी? -1। अब देखो इसमें ऑप्शन कोई मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। तो इसको अपन यूं नहीं लिख सकते, मोल पर लीटर सेकंड। भाई सेकंड ऊपर जा रहा है तो आप बट्टे में रखोगे तो इसकी पावर 1 नहीं हो जाएगी। तो अपना जो आंसर आया इस हिसाब से जो आया वो अपना जो आंसर आया वो आया ये। इनमें जो भी ऑप्शन हुआ, इन चारों ऑप्शनों में देखते हैं तो
ऑप्शन नंबर ये वाला, मोल लीटर पर सेकंड, मोल प्रति लीटर सेकंड, ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ है नहीं। देखिए, dx अपॉन dt समानुपाती 1:0 की अभिक्रिया की कोटि क्या है? लिख रखा है dx बटा dt समानुपाती a की पावर 0। तो a की पावर 0 मतलब कोटि कितनी दे रखी है अगले ने, घात की पावर कितनी दे रखी है 0, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, शून्य। तो ये किस कोटि की रिएक्शन है, तो ध्यान रखना ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है। सवाल बताता हूं आपको पहले तो, है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखना, आप गलत पढ़ोगे इसको, सत्य है पढ़ोगे। ये जो दे रखा है ना, सत्य नहीं है, और जल्दबाजी में अपन लोग इसको क्या पढ़ देते हैं, सत्य है, वही प्रश्न अपना गलत हो जाएगा। अब देखो आंसर क्या दे रखे हैं कि सत्य नहीं है। वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स, सही है भैया। सत्य नहीं है इसका क्या मतलब है, सत्य नहीं है इसका मतलब असत्य है, ऐसा गलत जवाब। आपको तो ऐसी बात देखनी जो शून्य कोटि ऑर्डर रिएक्शन में लागू नहीं होती, जो लागू होती वो तो सत्य है। दूसरा दे रखा है वेग स्थिरांक और वेग मात्रक समान होते हैं। क्या दे रखा है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और वेग मात्रक समान होते हैं। ये बिल्कुल सही बात बोली इसने भाई। जैसे R इज इक्वल टू क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, अपन क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू के, और इसकी पावर मैंने लिख दी 0। अगर इसकी पावर 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ, R बराबर के क्या है भाई, के क्या है, वेग नियतांक है, R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों क्या है, बराबर है, यही तो बोल रहा है। वेग स्थिरांक और वेग का मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं। बहुत बढ़िया बात है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। थर्ड देखो, इनके अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखते हैं, वेग स्थिरांक का मान x/t होता है, ये सही है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। कैसे है, ये कह रहा है कि हाफ टाइम पीरियड है, अर्धायु काल अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसा नहीं होता भाई, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये गलत है, इसका अपना आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ओके, बढ़िया सवाल है ये, मेरी तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, मान लो बोर्ड क्लास के लिए। अब आया अपने पास एक न्यूमेरिकल। एक काम करो, पहले आप इसको उतार लो, है ना, ऐसे तो कर नहीं पाओगे। देखिए अपन करते हैं शुरुआत इसकी, इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं अपन, ठीक है। देखिए, शून्य कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान दे रखा है 0.2 डेसी सेंटीमीटर की पावर माइनस घंटा इनवर्स, मतलब समय जो है ना वो हवर्स में दे रखा है। इसका मतलब ये शून्य कोटि की रिएक्शन दे रखी, तो मैं इसको कह दूं K0 को मान दे दिया इसने, ठीक। यदि 30 मिनट आगे दे रखा है, समय दे रखा है 30 मिनट के पश्चात विकारक की सांद्रता 0.05 मोल डेसीमीटर की पावर माइनस डेसी सेंटीमीटर की पावर -3 है, तो अभिकारक की प्रारंभिक ज्ञात करो। इसका मतलब ये अंतिम सांद्रता दे दी इसने, R दे दी, है ना, और 30 मिनट का मतलब समय दे दी। तीन चीजें तो इसने दे रखी हैं, और अपन को इसका निकालना है कि भाई इसकी प्रारंभिक सांद्रता है क्या। करते हैं कोशिश। देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, फिर आपके समझ में आ जाएगा ये, है ना। ऊपर क्या कर लो, चलो पहले जो मान दी है ना वो लिख लेता हूं। भाई K0 को मान कितना दे रखा है, पहले तो ये देखो, K0 को मान इसने दे रखा है 0.2, मात्रक से कोई मतलब नहीं मुझे, वो अंत में अपने आप लगा दूंगा, ठीक है। और समय दे रखा है T, इसने दे रखा है 30 मिनट, है ना, 30 मिनट। मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं हवर्स में,
30 में अगर मैं 60 का क्या आ जाएगा, एक आधा घंटा नहीं आ जाएगा, 1/2 आवर्स। ये भी ठीक है। अब दे रखी है इसने अंतिम सांद्रता, मतलब आर दे रखी है इसने, है ना। आर का मान दे दिया इसने 0.05 मोल डेसी सेंटीमीटर की पावर -3, और कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता R0 ज्ञात करो। तो ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता है। अब आप निकालोगे तब, ये तो डाटा दे रखा है, इसके लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या आना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको आना चाहिए, आपको समाकलित वेग समीकरण, तब इसका आंसर आप निकाल पाओगे, वरना आप नहीं निकाल पाओगे। तो देखें अपन कैसे करें। ओके, ये मैंने मान रख दिए, और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका लेता हूं एक बार, ये वापिस आ जाएंगे, यहां थोड़ा सा जगह है अपने पास, है ना। ओके, तो इसका जो समाकलित वेग समीकरण है वो ये है, K0 = R0 प्रारंभिक सांद्रता है, और R जो है वो अंतिम सांद्रता, और बटे में मैंने लगा दिया T का मतलब है समय। K0 का मान दे रखा है मेरे को कितना, 0.2, 0.2 ही है, देखना पड़ेगा, 0.2 मोल, ठीक है, 0.2 मोल, ठीक। प्रारंभिक सांद्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी, तो अंतिम सांद्रता कितनी है, 0.05, और समय कितना दे दिया, 1/2 दे दिया, है ना, आधा घंटा दे दिया। तो अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो इसको क्या लिख देंगे, 0.2 × 2 बराबर क्या लिखेंगे, R0 - 0.05, ये क्या हो जाएगा, 2 को गुणा करेंगे तो 0.4 नहीं हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा फिर, R0 - 0.05। अब यदि ये मैं इसको इस साइड में लेके आऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना, वही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। मेरे पास थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, इसलिए मैं करवा नहीं पा रहा हूं भाई। ये जो माइनस का है और ये इस साइड में आ जाए तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, तो वो कौन सी सांद्रता आ जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता। मैं देखता हूँ कोई ऑप्शन साइड बैठ रहा है तो, चलो आप कर लेना, इन दोनों को जोड़ देना, भाई वही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के नहीं आएगा, K1 आएगा, प्रथम कोटि के का समीकरण है। भाई ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये रहेगा K1 = 2.303 बटे में T log 10 A - x, ये तो नहीं है भाई, ये तो गलत है। K बराबर, ये भी गलत है। थर्ड है K = 2.303 बटे T², ये भी गलत है। तो अपना आंसर बचा ये, सही आंसर क्या है, ये है K1 बराबर, कैसे लिख दिया, ये भी सही नहीं है भाई, मैं थोड़ा करेक्ट करता हूं एक बार, नहीं आएगा आंसर अपना, ये वाला K1 बराबर, और यहां कितना आएगा, 2.303 बटे में T log 10 A बटे A - x, ये आंसर है इसका। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना ऑप्शन को, है ना, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये क्या आएगा, मैं इधर लिख देता हूं इसको, ये आएगा K1 = 2.303 बटे में T log A/A - x, ये रहेगा आपका आंसर। ये है समाकलित वेग समीकरण फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वहां T² नहीं है, वहां T है। ओके, अगला सवाल देखते हैं अपन। अक्सर ये जो सवाल है बड़ा खतरनाक सवाल है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, T⁻1/2
2/1 क्या ये सही है? टी की पावर 1/2 1/1 क्या ये सही है? क्या टी की पावर 1/2 a की पावर 0 क्या ये सही? इनमें से कौन सा सही है? तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धयुगल होता है T1/2 बराबर 0.693 बटे में K1। इसका मतलब सांद्रता है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं ये नहीं लिख सकता कि मैं मान लो प्रारंभिक सांद्रता क्रियाकारक मेरा ए है, स्मॉल ए है, और उसकी पावर में 0 लिख दूं, तो उसका मतलब भी तो वही हुआ ना कि भाई प्रथम कोटि का अर्धयुगल प्रारंभिक सांद्रता की क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इनको हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? T1/2 समानुपाती का चिन्ह नहीं आ जाएगा, T1/2 समानुपाती a की पावर 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धयुगल प्रारंभिक सांद्रता के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर नहीं करता है। तो इसका मतलब अपना आंसर जो है ना वो ये रहा भाई। A0 का क्या मतलब है? A0 का मतलब एक ही तो हुआ, एक ही तो हुआ ना, इसका मतलब सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। थोड़ा सा सवाल को घुमा के दे दिया गया है, तो घबराए नहीं, समझे बात। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धयुगल संबंध बताइए। याद ही रखना है क्या संबंध है भाई। वेग स्थिरांक ये ले K1 बराबर आएगा 0.93 बटे में, कोई दिक्कत नहीं है, ये संबंध आपको याद रखना है। देख लो कौन सा इसमें ऑप्शन, जो ऑप्शन है वही सही है। तो T1/2 बराबर 0.693 ये भी सही है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, T1/2 बराबर 0.693 बटे में K1, और उसमें ऑप्शन में K1 की जगह क्या दे रखा है? K दे रखा। तो अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ आप एक K1 कर देना ना, K1 से आप ये समझ जाओगे कि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का नियतांक है। ओके, वेग कांस्टेंट है, मतलब मैं ये करना चाह रहा हूं। सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल आपका ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय होता है, ऑप्शन पे डिपेंड है। अर्धयुगकाल का 2.2 गुना, भाई अर्धयुगकाल के रिस्पेक्ट में लगाना कि ये कह रहा है कि 90% पूर्ण होने में लगा समय अर्धयुगकाल का कितना गुना होता है। तो आप एक काम करो ना, तो आप यहां एक लिखो T90, मतलब 90% पूर्ण हो गया। लिखोगे क्या? तो गण आपको आना चाहिए, तो हमने लिखा 0.303 बटे में K1। ठीक, यहां लिखा लोग प्रारंभिक सांद्रता कितनी होती है, मान के चल रहा हूं प्रारंभिक सांद्रता 100 है, तो 100 कितने घटा दो 90, सांद्रता कितनी होगी 10 बजे, 100 में से 90 घटाएंगे 10 बचेगा। अब कह रहा है कि अर्धयुगकाल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कि भाई अर्धयुगकाल का कितना गुना होता है। तो अर्धयुगकाल का क्या मतलब होता है? T50। क्या होता है? T50। और अर्धयुगकाल का समीकरण से आपको पता है इस बात का, है ना। तो आप T50 बराबर क्या लिख दोगे आप? तो बात लिखने 2.303 गुणा 0.3010 बटे K1। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने थोड़ी देर पहले अर्धयुगल का समीकरण लिखा था ना, वहां था 0.693। उन दोनों को 0.693 कब आया? जब इन दोनों को गुणा किया ना, 2.303 को मैंने 0.3010 से गुणा किया ना, तब आया। और यहां मैंने इसलिए लिखा था कि ऊपर वाला कट जाए। अब देखो इससे नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा? log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, है ना भाई। 90 100 माइनस 90 तो 10 ही तो बचेगा पीछे, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? कट जाएगा, तो ऊपर बचा 10। तो आप इसको कैसे लिखोगे? T90 बराबर T50 गुणा, अब ये तो कटी गई, यही बचा है, तो log 10 का मतलब होता है 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 1 बट्टे में 0.3010, ये आया ना, कितना आ गया अपना? अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, है ना। मैं थोड़ी कैलकुलेशन T50 का मतलब हो गया अर्धयुगल,
तो भाई सिंपल सी बात तो यही हुई ना, T90 बराबर है किसके, अर्ध आयु, अर्ध आयु का, अर्ध आयु का एक के अंदर अपन भाग लगा के देख लेते हैं ना भाई। इसको मैं हटा देता हूं, दो डिजिट तक अपन क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो अपन यहां लिख देंगे ना, एक के अंदर किसका भाग लगा दे अपन, यहां लिख रहा हूं मैं, गुणा 1/0.30 और जब तुम पॉइंट को हटाओगे ना तो ऊपर आ जाएगा 100। 100 के अंदर जब तुम 3 का भाग लगाओगे तब आएगा आपका T90 बराबर अर्ध आयु। आप गुणा भाग करके देख सकते हो कि एक के अंदर मतलब 100 के अंदर जब आप तीन का भाग लगाओगे तब आएगा आपका 3.3 गुना, कितना आएगा 3.3 गुना। ये रहा आपका आंसर। कुछ नहीं किया भैया, सवाल ये कह रहा कि 90% पूर्ण होने में लगा समय होता है और नीचे ऑप्शन उसने अर्धायु की दे दिए, तब मैंने T19 का लिख दिया और T50 का लिख दिया। मुझे इस बात का पता है कि भाई 0.693 कैसे आया, तो मैंने उनको खोल के रख दिया ताकि मैं इसको काट दूं। जब काटा तो मेरे पास ये आया T90 बराबर T50 गुणा 1/0.3010। दो डिजिट अपन काउंटिंग करते हैं, तो ऊपर मैंने 100 लगाया, 100 के अंदर अपन ने भाग लगा दिया, 100 के अंदर भाग लगाया 3 का, तो अपना आंसर आया ये वाला बी। इसका क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। आई होप आप लोगों के समझ में ये जरूर आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार दोबारा प्ले करके आप वीडियो को देख लेना, ये सवाल समझ में आ जाएगा। ओके, फिर इसे एक न्यूमेरिकल है ना, देखते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90 मिनट में पूर्ण होता है तो इसके 50% पूर्ण होने में लगा समय क्या होगा। न्यूमेरिकल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 90% पूर्ण होने में 90 मिनट का समय लगता है, तो ये कह रहा है कि भैया जब ये 50% कंप्लीट होगी तो उसमें समय कितना लगेगा, ये सवाल है। देखते हैं, देखो तो अपन इसको लिखते हैं सीधा अपना डायरेक्ट मूल्य में। तो T90 का मतलब कितने मिनट लग गई, 90 मिनट लग गई, ये लिखो 90 मिनट। 90 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2.03 ओके बटे में K1, वेग नियतांक का मुझे नहीं पता है, लोग इसमें मैंने 10 प्रारंभिक सांद्रता होती है, तो 90% पूर्ण हुई मतलब 10 बच गए, ये लिख दिया। अब सवाल पूछा वो देखो, अर्धायु काल, अर्धायु का मतलब होता है T50। T50 में पूछा है ना सवाल, ठीक है। तो इसको अपन अर्धायु काल को अपन कैसे लिखते हैं, 2.303 बटे में K1 और 30/10। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि इसको क्यों लिखा हमने, भाई मैं आपको बता देता हूं, T1/2 होता है 0.693 बटे में K1, ये होता है, साइड में लिखा है, और उसको जब तुम खोल के देखोगे ना तब आपको ये मिलेगा। चलो मैं उसको रफ कर देता हूं, क्यों लिखा उसको तो मैंने, है ना। आप एक बात बताओ, ये नहीं कट हो जाएगा, बिल्कुल कट हो जाएगा, तो फिर क्या बचा भाई, लोग 10 बचा ना ऊपर और नीचे बच गया ये, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे ना, 90 बटे T50 बराबर क्या है अपना, अपना ये नहीं लोग, भाई इस जीरो से इस जीरो, लोग 10 की वैल्यू होती है 1, तो हम इसको यूं नहीं लिख सकते, 1 बटे में 0.30। ओके, अब T50 ये आपस में क्रॉस हो गया, अब इसको नहीं लिखेंगे ऐसे, T50 बराबर आप लिख सकते हो 0.30 गुणा में 90, लिख दोगे ना आप इसको। जब पॉइंट को उड़ाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 9 को 3 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, 27 नहीं आ जाएंगे। तो 90% पूर्ण होने में कितना मिनट लगेगा, 27 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे भाई, 27 मिनट लगेंगे। कैलकुलेशन आप देख सकते हो, एमसीक्यू है तो मैंने कैलकुलेशन जो है वो शॉर्ट में की है, देख सकते हो आप, है ना। पॉइंट को उड़ाया 100 आया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9 को 3 से गुणा किया 27 मिनट, तो अपना जो आंसर आया वो क्या आया, 27 मिनट आया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो।
स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? बहुत बढ़िया बात, अगला सवाल देखते हैं। फिर न्यूमेरिकल है, पढ़ते हैं। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक अभिक्रिया 60 मिनट में 60% पूर्ण होती है, तो उसी अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? कि भाई ये कह रहा है कि 60% पूर्ण होने में कितना समय लेती है, वो 60 मिनट का समय लेती है, तो बताओ 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? चलो पूरा करके दिखाता हूं आपको। ओके, पहले तो मैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिख दूं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण उसी से निकलेगा ये, समाकलित वेग समीकरण। क्या होता है समाकलित वेग समीकरण? आप लिख दोगे ना, ये लिखोगे t इज इक्वल टू 2.303 बटे में k1, यहां लिखोगे लोग, यहां लिखोगे प्रारंभिक सांद्रता, या प्रारंभिक सांद्रता में जो भी सांद्रता कम हुई वो लिखोगे। ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अब आते हैं सवाल पे। वो कह रहा है कि भाई 60% पूर्ण होता है और 60 मिनट का समय लेता है, और ये कह रहा है कि 50% पूर्ण होगा तो समय कितना होगा, है ना? देखिए, तो ये कह रहा है 60%, ये लिखा 60, और ये कह रहा है बटे में k1। आगे क्या लिखेंगे? लोग बेस में 10, प्रारंभिक सांद्रता कितनी? 100, और अंतिम सांद्रता कितनी बच गई? 100 माइनस 60। 100 माइनस 60 कितना हो गया? 40 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 60 इज इक्वल टू 2.303 बटे में k1, और आप इसको लिखोगे लोग बेस में 10 100 बटे 40, ये आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 1। थोड़ा ऊपर करते हैं। अब ये कह रहा है कि 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? भाई ये तो ये पूछ रहा है ना, तो T50 पूछ रहा है ये। देखो आप T50 है ना, T50 पूछा है, तो आप इसको लिखोगे 2.303 बटे में k1 गुणा 0.3010, और ये समीकरण हो गया 2। अब मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दूं ताकि मैं आराम से इसको निकाल पाऊं। ओके, देखिए समीकरण 1 के अंदर मैंने समीकरण 2 का भाग लगाया, तो मैं इसको यहीं कर देता हूं। ये लो, समीकरण 1 के अंदर अपने समीकरण 2 का भाग लगा दिया, तो ये वाली राशि तो हो जाएगी यहां से कैंसिल आउट। जो बचा वो लिख लेते हैं। क्या बचा बताओ? ऊपर बच गया 60 मिनट और नीचे बच गया T50। क्या लिखोगे आगे? लोग 10 माइनस लोग 4, भी कोई दिक्कत नहीं, और बटे में क्या लिख दोगे? 0.3010। यहां तक समझ में आया आपके? ओके, आगे देखते हैं। थोड़ा ऊपर, इसको ऊपर खिस करते हैं। ये आप इसको यूं लिख सकते हो ना भाई, इन दोनों को गुणा कर सकते हैं अपन, है ना, और उसको भाग में लेके आ सकते हैं। पहले इसको सोल्व कर लेना। इसको लिखेंगे अपन 60 बटे T50। लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और लोग 4 की वैल्यू कितनी होती है? लोग 4 को लिख सकते हैं अपन लोग 2 की पावर 2, है ना, और बटे में आ गया 0.3010। थोड़ा और ऊपर खींच करता हूं, और वापिस इसको लिखते हैं 60 बटे T50 बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस ये आ गया पहले 2, और लोग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और बटे में भी कितना आ गया? 0.3010। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं इसको। अब ये नहीं आ जाएगा भाई, 60 बटे T50, इसको ऐसे नहीं लिख देंगे, एक में से कितना जाएगा? ये 0.6020, और बट्टे में पड़ा 0.3010। अब एक में से 60-20 घटाओगे तो कितना बचेगा?
तो 39/80 बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा? 39/80 में 30/10। लास्ट वाले डिजिट को मैं छोड़ देता हूं और अब मैं इसको गुणा भाग कर देता हूं, है ना। थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, देखिए आप इसको लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 के गुणा में हो जाएगा कोण। तो T50 बराबर अपना एक्चुअल में ये आएगा 60 गुणा 0.30 बटे में 0.39, है ना। और इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को कर लो, इन दोनों को गुणा करोगे तो आएगा 180, 6 18 180 और साथ में ये और बटे में आएगा लगभग, ये नजदीक है किसके 39 का, मतलब 39 है। ये कितना है? ये 39 है। ओके, जब इसके अंदर आप भाग लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 45 मिनट। क्या आंसर आएगा? आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। क्या कुछ नहीं है भाई, न्यूमेरिकल था, हमने इसको केवल सोल्व आउट किया है। देख लो, दोबारा बता रहा हूं। ओके, समाकलित वेग समीकरण है, 60% का लिख दिया और पहले के अंदर दूसरे का भाग लगा दिया और कैलकुलेशन करके हमने आंसर कितना निकाल दिया? 45 मिनट। वापिस सवाल पे चलते हैं। तो वो जो सवाल था उसका जो अपना आंसर है वो क्या रहेगा? 45 मिनट। सोल्व करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आई होप आपके समझ में आया होगा। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल सुनो। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सांद्रण इकाई m गुणा घटाई जाती है तो इसके वेग स्थिरांक का मान हो जाएगा, ध्यान रखना, सांद्रता के ऊपर वेग कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। सांद्रता के ऊपर वेग जो नियतांक है ना के, ये निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब आप सांद्रता कितनी बढ़ा दो कितनी घटा दो, वेग नियतांक तो वही रहेगा। इसका मतलब इसमें क्या नहीं होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिमाग में बैठा लो ये अच्छे से आप। सांद्रता के बढ़ाने से और सांद्रता के घटाने से किसमें? प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग नियतांक का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल, अभिक्रिया ए बदल रही है बी में अभिकारक की दर अभिकारकों की सांद्रता का 4 गुना बढ़ने पर, अभिक्रिया बढ़ने पर सांद्रता 4 गुना बढ़ने पर 2 गुना बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है? सही नहीं लिखा भाई। यही कह रहा है कि कोई रिएक्शन है जो बी में बदल रहा है और यदि अभिकारकों की दर, अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाता है। मतलब ये कह रहा है कि यदि सांद्रता बढ़ाओगे तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़ जाती है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि बताओ इसकी कोटि क्या है? भाई ये कह रहा है कि सांद्रता कर रहा हूं, देखो एक बार मैं लिख रहा हूं, रुको आप एक बार, केवल इसको सब कर रहे हैं। भाई यहां मैं लिख दूं सांद्रता को C से और यहां रेट ऑफ रिएक्शन को लिख दूं R से। ये जब तेरी सांद्रता 4 है तब मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? 2 है। भाई 4 2 में कब बदलेगा? जब 4 के ऊपर आप क्या कर दोगे? रूट लगा दोगे। और रूट का मतलब क्या हो जाएगा? 4 की पावर कर दोगे आप 1/2। जब आप इसकी पावर 1/2 करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यही मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, क्रियाकारक की सांद्रता के घातांकों का योग। और यहां क्रियाकारक की घात कितनी है? 1/2। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1/2। और मैंने ये भी तो बता ही रखा है आपको कि भाई अभिक्रिया की कोटि जो है ना वो भिन्नांक में हो सकती है। आया समझ में? दोबारा सुनो भाई, C से मैंने लिख दिया सांद्रता और R से मैंने लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन। ये कह रहा है कि मैं तेरी सांद्रता को 4 गुना कर रहा हूं, तब तेरा रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो रहा है। तो 4 2 में कब बदलेगा? जब मैं 4 के ऊपर पावर लगा दूं 1/2। और जैसे मैं पावर 1/2 लगाऊंगा तो मुझे इस बात का पता है क्रियाकारक की घात क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और क्रियाकारक की घात कितनी है? 1/2। तो मैं इस प्रश्न का आंसर हो गया, मतलब ऑर्डर कितना हो गया? 1/2। अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, टेक्निकल सवाल है थोड़ा सा। फिर से एक न्यूमेरिकल दे दिया है, देखो ये कह रहा है कि एक सरल अभिक्रिया m बदल रहा है n में, मतलब m कोई क्रियाकारक और n कोई प्रोडक्ट है। आगे क्या कर रहा है? m की सांद्रता 2 गुणी कर देने पर m के विलुप्त होने की दर
8 गुना बढ़ जाती है तो m के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है? भैया आपको ये कह रहा है कि मेरा m है क्रियाकारक और n है मेरा उत्पाद। जब मैं m की सांद्रता को 2 गुना कर दे रहा हूं ना, तो तुम्हारे m के विलुप्त होने की दर 8 गुना बढ़ जाती है। तो इस m के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? देखो लिखते हैं बोर्ड पे, आएगा समझ में, ये बहुत इजी सवाल। भाई m जो है ना, m ये क्रियाकारक है और ये किस में बदल रहा है? ये बदल रहा है n। n क्या है? प्रोडक्ट है। ये कह रहा है कि भाई इसकी सांद्रता कर रहा हूं मैं, ठीक है। तब रेट रिएक्शन कितना बढ़ रहा है मेरा? 8 गुना बढ़ रहा है ना। जब तेरा इसको तू 2 गुना कर रहा है, तब ये इसके विलुप्त होने की दर, मतलब इसके खत्म होने की दर, मतलब क्रियाकारक से उत्पाद के बनने की दर, मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ रहा है। तो 2 की पावर में कितनी कर दूं? 2 की पावर में 3 कर दूं। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 नहीं होता है? तो फिर वही सवाल, सांद्रता के घातांकों का योग क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि। तो यहां जो ऑर्डर है वो कितना हो गया? आपका ऑर्डर हो गया 3। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। दोबारा समझ लो कि सांद्रता 2 गुनी कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ गई। 2 के ऊपर क्या लिखें? 2 के ऊपर 3 लिखेंगे तभी तो 8 आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो अपना राइट आंसर कितना आ गया? 3। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल पढ़ते हैं पहले तो। एक अभिक्रिया की कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता के सापेक्ष कोटि 2 है, ऑर्डर 2 दे रखा है। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए तो अन्य सभी परिस्थितियां समान रहें तो अभिक्रिया का वेग क्या है? सुनो तो, ध्यान से सुनो। यह कह रहा है कि अभिक्रिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और जिसका ऑर्डर है 2, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता को मैं 2 गुना कर दूं, ठीक है। कर दी जाए तो अन्य सभी परिस्थितियां समान रहे, केवल सांद्रता इसने 2 गुना की है। तो ये कह रहा है कि इन परिस्थितियों में अभिक्रिया का वेग क्या होगा? कितना गुना अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ जाएगा? देखते हैं अपने इसको समझने का। तो इसको मैं लिख रहा हूं, रेट बराबर क्या होता है भाई? रेट बराबर होता है क्रियाकारक। क्रियाकारक को मैं एक बार लिख रहा हूं ए, और क्रियाकारक की घात कितनी दे रखी है? अगले ने दे रखी है घात 2। आया समझ में? दोबारा देखो, नहीं समझ में आया तो ये कह रहा है कि भाई ये कोई क्रियाकारक है ए और ये बदल रहा है बी में, ठीक। और इस क्रियाकारक की जगह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा के ए की पावर 2। अब आपके दिमाग में ये आया कि साहब 2 कहां से आया? इसने दे रखा ना ऑर्डर कितना है? अभिक्रिया के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, तो मैंने लिख दिया ए की पावर 2। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है कि भाई अब मैं एक काम कर रहा हूं, अब अभिक्रिया का वेग कितना होगा? कब? जब मैं क्रियाकारक को 2 गुना कर दूं, मतलब 2a कर दूं, और बाकी परिस्थितियां समान रहें, ऊपर मतलब कोटि 2 ही रहेगी। अब एक बात बताओ, इस 2 को तुम 2 से गुणा करोगे 4 नहीं हो जाएगा? तो क्या होएगा? r बराबर 4, सॉरी, r बराबर 4 के a की पावर 2। तो पहले अभिक्रिया का वेग था r बराबर के ए स्क्वायर, है ना। अब कितना हो गया? ये मान ले r1 मान ले, तो ये कितना हो जाएगा? r2 ज्ञात करना, तो r2 तेरा कितना हो गया? 4 गुना बढ़ गया। तो कितना गुना बढ़ जाएगा भाई? 4 गुना बढ़ जाएगा। दोबारा देखो एक बार भाई, ये कह रहा है कि ए बी में बदल रहा है, मैं सीओ को ए मान रहा हूं, तब इसका रेट ऑफ रिएक्शन है r बराबर के ए की स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि तू सांद्रता को 2 गुना कर दे और बाकी कंडीशन सेम रहे, तो हमने कर दिया 2। तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो बाकी तो के ए की स्क्वायर वापस यही होगी ना। तो R2 क्या हो गया फिर? R2 बराबर 4 R1। प्रारंभिक जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका कितना गुना हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। ये भी टेक्निकल सवाल है, अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला सवाल देखिए। किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का अर्धायु काल
प्रभावित नहीं होता है उस अभिक्रिया की कोटि है। सुनो सवाल क्या कह रहा है भाई साहब, ये सवाल ये कह रहा है कि यदि मैं किसी रेट ऑफ रिएक्शन, किसी अभिक्रिया की सांद्रता को 2 गुना कर रहा हूं, बट फिर भी उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रभावित नहीं हो रहा है, मतलब जैसा है वैसा ही है, तो उस अभिक्रिया की कोटि कितनी है? तो ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है ये रहेगी फर्स्ट ऑर्डर की। कौन सी ऑर्डर की रहेगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मैं आपको बता चुका हूं, मतलब ये T1/2 बराबर होता है 0.693 बटे K1। K1 का मतलब है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक। और इस अर्ध आयुकाल समीकरण के अंदर कभी कहीं भी सांद्रता का जिक्र नहीं है, कहीं भी सांद्रता की टर्म नहीं है। भले ही तू सांद्रता को 2 गुना क्यों तो 10 गुना कर दे, फिर भी अभिक्रिया की कोटि नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के ऊपर अभिक्रिया की कोटि तू 2 गुना कर, तू 5 गुना कर, बट अर्ध आयुकाल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अर्ध आयुकाल की टर्म में कहीं भी किसका जिक्र नहीं किया गया है, अर्ध आयुकाल के समीकरण में कहीं भी सांद्रता की टर्म है ही नहीं। जब नहीं है तो प्रभावित कैसे होगी? तो प्रभावित नहीं होगी तो ऑर्डर कौन सी रिएक्शन का है? ऑर्डर जो रिएक्शन है वो है प्रथम कोटि। ओके, अगला सवाल देखते हैं अपन। देखो यहां थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं, है ना। ये सवाल ये रहा अपना कि अभिक्रिया 2H2O 2H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड बदल रहा है 2H2O प्लस O2 के लिए R दे रखा है ये, तो अभिक्रिया है भाई, इसने ये दे रखा है R इज इक्वल टू K और H2O2 और ऊपर पावर दे रखी है 1। अब ये कह रहा है कि बता इसका ऑर्डर कितना है, तो सीधा नहीं दिखाई दे रहा हमें। ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा? ऑर्डर बराबर हो जाएगा 1। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। सिंपल सवाल, कोई कठिन सवाल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि वेग नियतांक या वेग कांस्टेंट ताप बढ़ाने पर, ध्यान रखना जितना ज्यादा ताप बढ़ाओगे उतनी ज्यादा टक्करें बढ़ेंगी, तो वेग कांस्टेंट बढ़ेगा। अगला सवाल देखिए। पहले 29वां सवाल कर लेते हैं, 28 का बाद में करेंगे, ठीक है। देखो अभिक्रिया 2H2O के लिए R बराबर ये 1 है, तो वापिस वही सवाल रिपीट हो गया। तो ये कौन सा ऑर्डर है? ये तो प्रथम कोटि की हो गई। आगे बढ़ा भी सवाल वही है, वापिस 28 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखो आज का अपना अंतिम सवाल यही है। एक प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक का मान है। सवाल देख लो आप एक बार। तो ये कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में, टाइम दे रखा 50 सेकंड, एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। ओके, अर्ध आयुकाल पूछा इसने फर्स्ट ऑर्डर का। देखो अर्ध आयुकाल का समीकरण में T1/2 इक्वल टू 0.693 बटे में K1, और इसने K1 पूछ लिया, T1/2 दे रखा है, तो K1 बराबर क्या आएगा? K1 बराबर आएगा 0.693 बटे में 50 सेकंड। और जब तुम भाई 50 सेकंड के अंदर एक काम कर ले, अभी इस पॉइंट को उड़ा दे। जब तू पॉइंट को उड़ाएगा तो 3 जीरो नहीं आएंगे, 1 2 और 3। और इसको ऐसे नहीं लिख सकते अपन, लिख सकते हैं कैसे सर? मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, हो जाएगा यही। तो K1 बराबर क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 693 बटे में 5 गुणा और 10 की पावर माइनस ऊपर 4 हो जाएंगे, है ना। और 693 में अपन भाग लगा के देख लेते हैं 5 का, तो कितना आ रहा है? साइड में देखना पड़ेगा, है ना। मतलब
K1 का मान इतना है, तो K1 के आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखते हैं करके, है ना। तो K1 बराबर दे रखा है 693/5 × 10⁻⁴, इसको रफ करके देख लेता हूं मैं एक बार, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं K1 बराबर 693/5 × 10⁻⁴, भाग लगा के देखते हैं, है ना। तो कितना आएगा भाई, भाग लगा के देख लेते हैं। 693 में भाग लगा रहे हैं 5 का, तो आएगा 5 एकम 5, बच गए 6, हो गए 19, 5 तिया 15, बच गए 4, हो गए 43, और 5 अंठे 40। ठीक है, आगे करने की जरूरत ही नहीं। तो हमारा आंसर आया 138 × 10⁻⁻⁴। और वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए मैं इस साइड में जाऊंगा ना, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1.38 × 10⁻⁴ और 10⁻², दोनों घाते जुड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.38 × 10⁻²। कैलकुलेशन आप देख सकते हो भाई, ये कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन के आधार पर अपना आंसर रहेगा ये वाला। चलो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।